बहुत ही दिलचस्प विषय पर चर्चा होने वाली है। बिल्कुल, और इतिहास के पन्ने मतलब अक्सर लोगों को थोड़े भारी और उबाऊ लगते हैं। हाँ, मुझे भी पहले ऐसा ही लगता था। लेकिन आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है ना, वो इस नजरिए को पूरी तरह से बदलने वाली है। एकदम सही कहा आपने। आज के विश्लेषण के लिए जो स्रोत हमारे पास मौजूद है, वो स्टडी टेक नाम के एक प्लेटफॉर्म द्वारा तैयार किए गए हैं। जो कि बहुत ही रोचक और रंग बिरंगे नोट्स और स्लाइड्स हैं। बिल्कुल। इन नोट्स को देखते ही ना एक अलग तरह की ऊर्जा महसूस होती है, क्योंकि पहले पन्ने पर बहुत ही उत्साह के साथ लिखा है, जय हिंद दोस्तों, स्टडी टेक में आपका स्वागत है। शुरुआत ही इतनी दमदार है। हाँ, और इसके ठीक नीचे छात्रों का मनोबल बढ़ाने के लिए एक बहुत ही प्रेरणादायक विचार भी दिया गया है। वो सफलता वाला कोट ना। हाँ, वही। उसमें लिखा है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन लगातार प्रयास करने से एक दिन जरूर मिलती है। क्या बात है, बहुत ही गहरी बात कही गई है इसमें। फोकस है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शुरुआती 4 अधिवेशन, यानी 1885 से 1888 तक का वो बेहद अहम दौर। वो दौर जिसने मतलब भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा दी। वैसे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में वो बकमा ट्रिक बहुत मशहूर है। हाँ, BCMA। ये इतिहास के उबाऊ लग सकने वाले तथ्यों को याद रखने का काफी लोकप्रिय तरीका है। लेकिन आज हम सिर्फ इस रटने वाली ट्रिक तक नहीं रुकेंगे। बिल्कुल नहीं। स्टडी टेक की इस सामग्री की सबसे बड़ी खूबी ही यही है कि ये क्या हुआ और क्यों हुआ, इन दोनों के बीच एक बहुत मजबूत कड़ी जोड़ती है। तो चलिए इस BCMA मेरे जैसी न्यू कार चाहिए तो मेरे जैसे सेल्स में ट्रिक को थोड़ा खोलते हैं। पहला अक्षर है B, जो हमें ले जाता है 1885 के बॉम्बे अधिवेशन में। और दिलचस्प बात देखिए, इस पहली बैठक में जिसकी अध्यक्षता WC बैनर्जी ने की थी, पूरे देश से सिर्फ 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। आज के हिसाब से ये संख्या बहुत छोटी लगती है। लेकिन उस समय देश के अलग अलग हिस्सों से लोगों का एक जगह जुटना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल। ये महज एक बैठक नहीं थी, बल्कि एक विशाल राष्ट्रीय आंदोलन की पहली ईंट रखी जा रही थी। एक ऐसा मंच बन रहा था जिसकी देश को सख्त जरूरत थी। सही बात है। और जब ये नींव रख दी गई तो कारवां तेजी से आगे बढ़ा सी की तरफ, यानी 1886 का कलकत्ता अधिवेशन, जहां अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। स्टडी टेक के नोट्स में यहाँ एक बहुत बड़ी रणनीतिक घटना का जिक्र है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का कांग्रेस में विलय। एग्जैक्टली। ये विलय केवल एक सामान्य तथ्य नहीं था, इसे एक मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस उस समय पहले से ही काफी सक्रिय संस्था थी। जी। और कांग्रेस के साथ उसका विलय होने से कांग्रेस की ताकत में अचानक भारी इजाफा हुआ। मतलब उसने कांग्रेस को भारतीय राष्ट्रवाद की एकमात्र और सबसे मजबूत आवाज बना दिया। बिल्कुल। इस कदम ने तय कर दिया कि राष्ट्रीय स्तर पर अब कोई दूसरी समानांतर संस्था नहीं होगी। आंदोलन की दिशा पूरी तरह स्पष्ट हो गई। और इस एकजुटता की साफ झलक हमें अगले ही साल मिलती है, यानी एम से मद्रास वाले 1887 के अधिवेशन में, जहां अध्यक्ष सैयद बदरुद्दीन तैयब जी थे। हाँ, और उन्होंने इसी मंच से एक बहुत जोरदार अपील की थी कि मुसलमान भी इस राष्ट्रीय आंदोलन में बढ़ चढ़कर अपना योगदान दें। और ये विस्तार यही नहीं रुका। जब हम यानी 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन पर आते हैं, तो वहां जॉर्ज यूल को अध्यक्ष चुना गया, जो कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। इन चारों वर्षों को अगर एक साथ रखकर देखा जाए तो एक बहुत ही गहरा पैटर्न दिखता है। हाँ, ये पैटर्न काफी कुछ कहता है। इसी बात ने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया। मतलब इन अध्यक्षों का बैकग्राउंड देखिए। विविधता बहुत साफ नजर आती है। बिल्कुल। पहले साल एक हिंदू अध्यक्ष बनर्जी, दूसरे साल एक पारसी अध्यक्ष नौरोजी, तीसरे साल एक मुस्लिम अध्यक्ष तैयब जी, और चौथे साल में एक अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल। ये नेतृत्व के स्तर पर भारी विविधता थी, और उस समय के राजनीतिक माहौल का विश्लेषण करें तो साफ हो जाता है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं था। एक सोची समझी रणनीति थी। जी। उस दौर में देश के अलग अलग समुदायों और वर्गों को ये विश्वास दिलाना जरूरी था कि ये नई संस्था किसी एक गुट या क्षेत्र की नहीं है, बल्कि पूरे भारत की है। एकदम सही। एक साझा राष्ट्रीय मंच तैयार करने के लिए शुरुआत से ही सबको साथ लेकर चलना अनिवार्य था। इससे ये बात एकदम साफ हो जाती है कि स्टडी टेक की अध्ययन सामग्री सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए कुछ तथ्य नहीं परोसती, बल्कि ये इतिहास के बड़े पैटर्न को गहराई से समझने का नजरिया भी देती है। हाँ, एक आसान सी लगने वाली BCMA ट्रिक असल में पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने की ऐतिहासिक क्रोनोलॉजी को दर्शाती है। बिल्कुल। तो इन बेहतरीन नोट्स के जरिए हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 से लेकर 1925 तक के महत्वपूर्ण अधिवेशनों को डिकोड करने वाले हैं। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले एक जरूरी बात स्पष्ट करना आवश्यक है। जी, ये स्पष्टीकरण बहुत जरूरी है। देखिए, इन ऐतिहासिक नोट्स और स्लाइड्स में कई राजनीतिक घटनाक्रमों, विचारधाराओं और आंदोलनों का जिक्र है। हाँ। तो इस गहन विश्लेषण में हमारा उद्देश्य किसी भी राजनीतिक दल या विचारधारा या पक्ष का समर्थन या विरोध करना बिल्कुल नहीं है। एकदम। हमारा काम सिर्फ स्रोत सामग्री में दी गई ऐतिहासिक जानकारियों और तथ्यों को पूरी तरह से निष्पक्ष रूप से सामने रखना है। सही कहा। और जहां तक आज के इस डीप डाइव के लक्ष्य की बात है, तो ये सिर्फ तारीखों या नामों की सूची पढ़ने के बारे में नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि स्टडी टेक ने जटिल ऐतिहासिक घटनाओं को याद रखने के लिए जो मजेदार ट्रिक्स और विजुअल्स बनाए हैं, हाँ, वो ट्रिक्स तो सच में कमाल की हैं। वे मानवीय मनोविज्ञान के नजरिए से कितने प्रभावी हैं और उन घटनाओं का असल ऐतिहासिक महत्व क्या था। तो चलिए नोट्स की पहली कुछ स्लाइड्स की तरफ बढ़ते हैं, जो कलकत्ता में हुए अधिवेशनों पर केंद्रित है। कलकत्ता। नोट्स को देखकर एक बात जो तुरंत ध्यान खींचती है वो ये है कि 1896 और 1911 के जो अधिवेशन थे
वे दोनों ही कलकत्ता में हुए सही बात है। और दोनों ही हमारे राष्ट्रीय गीतों के लिए ऐतिहासिक साबित हुए। बिल्कुल, दोनों ही गीत हमारी पहचान है। 1896 की स्लाइड में बताया गया है कि इस अधिवेशन के अध्यक्ष रहमतुल्लाह एम सयानी थे और यहाँ पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। और फिर 15 साल बाद? हाँ, 1911 की स्लाइड दिखाती है कि अध्यक्ष बिशन नारायण धर थे और वहाँ पहली बार जनगण मन का गायन हुआ था। अब इन भारी भरकम नामों को याद रखने के लिए स्लाइड में एक बहुत ही मजेदार ट्रिक दी गई है। वो सयानी जी वाली? हाँ, उसमें लिखा है कि 1896 में सयानी जी ने गाया वंदे मातरम और 1911 में धर साहब ने गाया जनगण मन। ये सच में मजेदार है ना? ये तुकबंदी पढ़ने में जितनी आसान है उतनी ही दिलचस्प भी है। बिल्कुल। लेकिन मुझे ये बताइए कि इतिहास के इतने गंभीर पलों को इस तरह की ट्रिक्स से जोड़ने के पीछे क्या तर्क हो सकता है? देखिए, अगर हम इसे थोड़े बड़े नजरिए से देखें तो ये सिर्फ एक तुकबंदी नहीं है, ये कॉग्निटिव एंकरिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है। कॉग्निटिव एंकरिंग? हाँ, मानवीय दिमाग को सूखी तारीखें और नाम याद रखने में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। वो तो है, तारीखें तो भूल ही जाते हैं। लेकिन जब उन नामों को किसी कहानी या लय के साथ जोड़ दिया जाता है तो वे स्मृति में हमेशा के लिए दर्ज हो जाते हैं। अच्छा। जैसे सयानी और धर शब्दों को सीधे राष्ट्रीय गीतों के साथ जोड़कर इन नोट्स ने एक बहुत ही जटिल ऐतिहासिक जानकारी को एकदम आसान रूप में ढाल दिया है। ये तो बहुत ही वैज्ञानिक तरीका हुआ याद रखने का। बिल्कुल, और इसके पीछे का ऐतिहासिक संदर्भ भी बहुत गहरा है। उस दौर में कलकत्ता भारत की सांस्कृतिक और राजनीतिक चेतना का सबसे बड़ा केंद्र था। इन दोनों गीतों का वहां के मंच से गूंजना मतलब पूरे देश में एक नई राष्ट्रीय पहचान के उदय का प्रतीक था। ये एक बहुत ही अहम बिंदु है। कलकत्ता से ही जुड़ी एक और स्लाइड यहाँ मौजूद है जो 1906 के अधिवेशन की बात करती है। हाँ, 1906 का अधिवेशन। इस स्लाइड का विजुअल बहुत ही शानदार है। इसमें एक उगते हुए सूरज का चित्र बना है और उसके बीचों बीच एक बहुत ही प्रभावशाली शब्द लिखा है, स्वराज। स्वराज। इस अधिवेशन के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। नोट्स में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि इसी अधिवेशन में पहली बार आधिकारिक तौर पर स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। एकदम सही। लेकिन एक सवाल मन में आता है कि दादा भाई नौरोजी जैसे दिग्गज और अनुभवी नेता के मुंह से इस शब्द का आना कितना बड़ा बदलाव था? बहुत बड़ा बदलाव था। क्या ये सिर्फ एक नया नारा था या इसके पीछे कोई गहरी रणनीति थी? देखिए, ये सिर्फ एक नारा बिल्कुल नहीं था। 1906 में स्वराज शब्द का प्रयोग भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की दिशा में एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था। वैचारिक बदलाव? हाँ, इससे पहले तक कांग्रेस की मांगें मुख्य रूप से प्रशासनिक सुधारों या ब्रिटिश राज के भीतर कुछ रियायतों तक ही सीमित थी। मतलब सिर्फ कुछ अधिकार मांग रहे थे। बिल्कुल। लेकिन दादा भाई नौरोजी, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था, हाँ, उनके द्वारा स्वराज यानी अपना राज्य की बात करना यह साबित करता था कि अब भारत की आकांक्षाएं पूरी तरह से बदल चुकी थीं। तो जो उगते सूरज का चित्र है वो इसी बदलाव को दिखा रहा है। स्लाइड में जो उगते सूरज का विजुअल है वो इसी नई सुबह और नई सोच का सटीक चित्रण है। ये वो पल था जब ब्रिटिश हुकूमत से रियायतें मांगने का दौर खत्म हो रहा था और अपने हकों को मजबूती से सामने रखने का दौर शुरू हो रहा था। एकदम सही। ये बदलाव सच में बहुत बड़ा था। लेकिन नोट्स में जैसे ही हम 1907 के साल पर आते हैं तो ये उगता हुआ सूरज जैसे किसी ग्रहण का शिकार हो जाता है। हाँ, 1907 का सूरत अधिवेशन। 1907 के सूरत अधिवेशन की स्लाइड बिल्कुल अलग ही कहानी बयां कर रही है। यहाँ कांग्रेस के बीच से एक दरार दिखाई गई है। गरम दल और नरम दल। बिल्कुल, एक तरफ गरम दल और दूसरी तरफ नरम दल। इस अधिवेशन के अध्यक्ष रास बिहारी घोष थे। यहाँ जो वैचारिक मतभेद थे उन्होंने एक ऐतिहासिक विभाजन का रूप ले लिया। बहुत बड़ा विभाजन था वो। और इस गंभीर घटना को याद रखने के लिए स्टडी टेक ने जो शब्दों का खेल खेला है वो वाकई कमाल का है। वो ट्रिक क्या है? ट्रिक कहती है कि और 1907 में जब बात राश नहीं आई तो सीधा सूरत बिगड़ गई। राश नहीं आई मतलब रास बिहारी का? हाँ, राश बिहारी से राश लिया है और सूरत बिगड़ गई का मतलब गरम दल और नरम दल अलग हो गए। क्या बात है। ये राश आना और सूरत बिगड़ना इतनी आसानी से इतने बड़े राजनीतिक विभाजन को समझा दिया गया है। यही इन नोट्स की सबसे बड़ी खासियत है। भाषा और रचनात्मकता का ये बेहतरीन इस्तेमाल है। बिल्कुल। लेकिन अगर इस ट्रिक की सतह से थोड़ा नीचे उतर कर देखें तो ये उस समय की राजनीतिक हकीकत का बहुत ही सटीक वर्णन करती है। कैसे? सूरत बिगड़ना सच में स्वयं भारतीय राजनीति की बिगड़ती हुई स्थिति को दर्शाता है। 1906 में जो स्वराज की मांग उठी थी उसे हासिल कैसे किया जाए, इस पर नेताओं के बीच भारी मतभेद थे। तरीकों को लेकर मतभेद था। हाँ, नरम दल वाले शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीकों में विश्वास रखते थे और गरम दल वाले सीधे और उग्र विरोध के पक्ष में थे। ये वैचारिक खाई इतनी गहरी हो चुकी थी कि 1907 के सूरत अधिवेशन में ये दरार खुलकर सामने आ गई और कांग्रेस दो हिस्सों में बंट गए। बिल्कुल, ये भारतीय इतिहास के सबसे तनावपूर्ण और उथल-पुथल वाले पलों में से एक था। तो क्या ये कहा जा सकता है कि वो विभाजन उस समय की परिस्थितियों में अटल था? एक तरह से हाँ। क्योंकि अक्सर जब दो विचारधाराएं एक ही लक्ष्य के लिए अलग-अलग रास्ते अपनाती हैं तो टकराव होना तय ही होता है। बिल्कुल, उस समय के राजनीतिक माहौल में ये टकराव अपरिहार्य हो गया था। दोनों ही पक्ष अपने अपने तरीकों को लेकर बहुत दृढ़ थे। लेकिन इतिहास की एक और दिलचस्प बात यह है कि राजनीतिक यथार्थ अक्सर नेताओं को अपनी रणनीतियां बदलने पर मजबूर कर देता है। मतलब उन्हें समझ आ गया था कि अलग रह के काम नहीं चलेगा। एकदम। विभाजन के बाद के कुछ सालों में दोनों ही दलों को यह एहसास होने लगा कि अलग अलग रहकर ब्रिटिश साम्राज्य जैसी बड़ी ताकत से लड़ना लगभग असंभव है। और यही एहसास हमें नोट्स की अगली महत्वपूर्ण स्लाइड की तरफ ले जाता है। 1916 का लखनऊ अधिवेशन। जी हाँ, इस स्लाइड का शीर्षक बहुत ही प्रभावशाली है। इसमें लिखा है लखनऊ पैक्ट और महिला शक्ति। बहुत ही ऐतिहासिक अधिवेशन था ये। 1916 के इस अधिवेशन के अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। यहाँ जो चित्र है उसमें दो हाथ आपस में मजबूती से मिलते हुए दिखाए गए हैं। एकता का प्रतीक। बिल्कुल। नोट्स बताते हैं कि यहाँ सिर्फ कांग्रेस के दोनों दल वापस नहीं मिले बल्कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच
बीच भी ऐतिहासिक लखनऊ समझौता हुआ, जिसे लखनऊ पैक्ट कहा जाता है। हाँ, मतलब 1907 में जो सूरत बिगड़ी थी वो 1916 में लखनऊ आकर वापस सुधरती हुई नजर आ रही है। लखनऊ पैक्ट की अहमियत इसी बात में छिपी है। 1916 आते आते यह पूरी तरह स्पष्ट हो चुका था कि बिखराव से कोई मंजिल नहीं मिलने वाली। एकता बहुत जरूरी थी। हाँ, ये अधिवेशन एकता की एक बहुत बड़ी मिसाल बनकर उभरा। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौते ने ब्रिटिश हुकूमत के सामने एक संयुक्त मोर्चा खड़ा कर दिया। और चित्र में जो हाथ मिलाते हुए दिखाए गए हैं वो सिर्फ नेताओं के हाथ नहीं थे, तो और क्या थे? वे पूरे देश के विभिन्न वर्गों और विचारधाराओं के एक साथ आने का प्रतीक था। ये उस दौर की राजनीति में आया एक बहुत बड़ा रणनीतिक और परिपक्व कदम था। इस एकता और परिपक्वता का एक और बहुत बड़ा उदाहरण इसी स्लाइड के दूसरे हिस्से में देखने को मिलता है। महिला शक्ति वाला हिस्सा। जी, जिसे महिला शक्ति का नाम दिया गया है। ये नोट्स 1917 और 1925 के अधिवेशनों पर विशेष जोर देते हैं, क्योंकि महिलाओं का नेतृत्व सामने आया था। बिल्कुल, ये दोनों ही अधिवेशन कांग्रेस के नेतृत्व में महिलाओं के उदय की कहानी कहते हैं। 1917 का अधिवेशन एक बार फिर कलकत्ता में हुआ और इसकी अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। हाँ, फिर 1925 में कानपुर में अधिवेशन हुआ, जहां सरोजिनी नायडू को अध्यक्ष चुना गया और वे पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। इन दोनों घटनाओं को एक साथ देखना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये उस दौर की सामाजिक पाबंदियों को देखते हुए एक बहुत बड़ा कदम था। एक ऐसे समय में जब सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी बहुत सीमित थी। हाँ, उस वक्त तो महिलाओं का बाहर निकलना ही मुश्किल था। बिल्कुल, तब देश के सबसे बड़े राजनीतिक मंच का नेतृत्व महिलाओं के हाथों में सौंपना कोई छोटी बात नहीं थी। सच में ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। ये सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं था। एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू दोनों ही स्वतंत्रता संग्राम की बहुत मजबूत और मुखर आवाजें थीं। उन्होंने अपने नेतृत्व से न सिर्फ राजनीतिक दिशा तय की, बल्कि जमीनी स्तर पर हजारों महिलाओं को घर से बाहर निकलकर आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। महिलाओं की इस भागीदारी ने सच में आंदोलन की तस्वीर ही बदल दी होगी। पूरी तरह से। लेकिन यहाँ नोट्स में एक बहुत ही मजेदार और काम की बात लिखी है। क्या लिखा है? अक्सर लोग इतिहास पढ़ते समय पहली महिला अध्यक्ष और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष के बीच बुरी तरह उलझ जाते हैं। ये बहुत ही आम कंफ्यूजन है। हाँ, तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए स्टडी टेक ने जो सलाह दी है वो एक परफेक्ट मेमोरी हैक है। बताइए क्या है वो हैक? स्लाइड पे लिखा है कि 1917 में कलकत्ता में एनी बेसेंट बनी पहली महिला अध्यक्ष। लेकिन अगर पूछे पहली देसी यानी भारतीय महिला कौन, तो अपनी कानपुर वाली सरोजिनी नायडू पर टिक मारना। देसी शब्द का क्या बढ़िया इस्तेमाल है ना? यहाँ जिस तरह से देसी शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो एकदम से दिमाग में छप जाता है। यही इन नोट्स की खासियत है कि ये बहुत ही साधारण बोलचाल के शब्दों का इस्तेमाल करके ऐतिहासिक तथ्यों की उलझन को सुलझा देते हैं। बिल्कुल, देसी शब्द हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा है। जब इसे सरोजिनी नायडू और कानपुर के साथ जोड़ दिया जाता है तो ये एक सांस्कृतिक एंकर बन जाता है, एक तरह का लॉजिक बन जाता है दिमाग में। हाँ, इस तरह के शब्द दिमाग में एक बहुत ही स्पष्ट छवि बनाते हैं, जिससे दो समान लगने वाले तथ्यों के बीच का अंतर एकदम साफ हो जाता है। ये सीखने की प्रक्रिया को बोझिल होने से बचाता है। एकदम सही। इतिहास को याद रखने के ये तरीके तो मजेदार हैं, लेकिन कुछ पन्ने गंभीर भी हैं। हाँ, जब हम इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो कुछ पन्ने ऐसे भी आते हैं जो बहुत गहरे और दर्दनाक होते हैं। सही कहा। नोट्स की जो अगली स्लाइड है वो हमें 1919 के अमृतसर अधिवेशन की तरफ ले जाती है। 1919 अमृतसर। यहाँ स्लाइड का रंग और माहौल एकदम बदला हुआ महसूस होता है। यहाँ जालियांवाला बाग के स्मारक का चित्र है। इस अधिवेशन के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। नोट्स में बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया गया है कि इसी अधिवेशन में जालियांवाला बाग नरसंहार के खिलाफ पूरे देश का तीव्र विरोध और आक्रोश दर्ज किया गया था। ये घटना तो एक इतिहास का एक बहुत ही काला अध्याय है। बिल्कुल, इस घटना पर आते ही चर्चा का पूरा स्वर ही बदल जाता है। 1919 का साल भारतीय इतिहास का एक ऐसा अध्याय है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। कभी नहीं। अगर हम 1919 के इस अधिवेशन के भौगोलिक और समय के संदर्भ को ध्यान से समझे तो इसकी ऐतिहासिक गहराई का असली अंदाजा लगता है। भौगोलिक संदर्भ कैसे? देखिए, जालियांवाला बाग का खौफनाक और अमानवीय नरसंहार उसी साल अमृतसर में ही हुआ था। हाँ। और उसी साल उसी शहर में कांग्रेस का अधिवेशन बुलाना कोई सामान्य प्रशासनिक निर्णय नहीं था। यह ब्रिटिश साम्राज्य की क्रूरता को सीधी चुनौती थी। यानी ये सिर्फ एक सालाना बैठक नहीं थी, बल्कि पीड़ितों के साथ खड़े होने का एक बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश था। एकदम सही। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ ये अमृतसर अधिवेशन इस बात का स्पष्ट उद्घोष था कि पूरा देश उस दर्द में एक साथ है और अब खामोशी से अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिल्कुल, ये अधिवेशन उस नरसंहार के खिलाफ राष्ट्रीय शोक, आक्रोश और एक नई तरह की बगावत का केंद्र बन गया था। इसी घटना के बाद से भारत का स्वतंत्रता संग्राम एक बिल्कुल ही नए और अधिक आक्रामक चरण में प्रवेश कर गया। सही कहा। जहां कलकत्ता के अधिवेशन गीतों और नए विचारों के लिए जाने गए, वहीं अमृतसर का यह अधिवेशन दर्द को ताकत में बदलने का प्रतीक बन गया। इन नोट्स के सफर से गुजरना सच में एक अद्भुत अनुभव रहा। बिल्कुल, बताइए। मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। क्या बात है, बहुत ही सटीक कोट है हमारे स्टडी टेक के स्टूडेंट्स के लिए। हाँ, और आज हम जिस सफर पर निकलने वाले हैं वो कोई आम सफर नहीं है। ये हौसले और एक पूरे राष्ट्र के निर्माण का सबसे ऐतिहासिक सफर है। एकदम सही कहा आपने। हमारे सामने जो ये स्टडी टेक के शानदार नोट्स रखे हैं ना, उनके जरिए आज हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उन ऐतिहासिक अधिवेशनों की बात करेंगे जिन्होंने हमारे इतिहास की धारा ही बदल दी। और आज की ये चर्चा ना ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बहुत ही खास होने वाली है। हाँ, क्योंकि हमारे सामने जो ये स्रोत है ना, खासतौर पर ये जो विजुअल नोट्स हैं, ये केवल सूखी तारीखें या इतिहास की किताबों के पन्ने बिल्कुल नहीं है। नहीं, एकदम नहीं। इस स्टडी टेक की सामग्री की सबसे बड़ी खूबी ये है
कि इनमें भारत की आज़ादी की पूरी टाइमलाइन को बहुत ही शानदार चित्रों, माइंड मैप्स और सबसे जरूरी बात कुछ बहुत ही मजेदार ट्रिक्स के जरिए समझाया गया है। वो ट्रिक्स तो सच में धांसू हैं। हमारा लक्ष्य सिर्फ इन तथ्यों को रटना नहीं है, बल्कि उस बड़ी तस्वीर को डिकोड करना है। सही कहा। इन नोट्स को देखकर एक बात तो एकदम साफ है कि इतिहास को रटने की जरूरत नहीं होती अगर उसे सही तरीके से समझा जाए। बिल्कुल। इस गहन चर्चा के माध्यम से हम ये डिकोड करेंगे कि कैसे अलग अलग शहरों में होने वाली इन सालाना बैठकों ने एक ऐसे राजनीतिक मंच का रूप ले लिया जिसने इतने बड़े साम्राज्य की जड़ें हिला दी। यही इतिहास को पढ़ने का सबसे सही तरीका है, क्योंकि कोई भी ऐतिहासिक घटना रातों रात नहीं घटती है। उसके पीछे सालों की मेहनत होती है। जब हम किसी अधिवेशन में पारित हुए प्रस्ताव की बात करते हैं तो वो दरअसल महीनों या सालों से सुलग रही जनभावना का परिणाम होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस टाइम मशीन को शुरू करते हैं और सीधे चलते हैं 1920 के दशक में। चलिए। क्या कर रही हो? आई एम टीचिंग इंग्लिश। तुम कौन हो? मैं राहुल, स्विगी डिलीवरी बॉय। डिलीवरी बॉय? अच्छा काम है। हाँ, बट मैनेजर बनना है और उसके लिए इंग्लिश जरूरी है। मैनेजर पोजीशन के लिए इंटरव्यू होगा? हाँ, और मीटिंग्स भी इंग्लिश में ही होती हैं। तो इंग्लिश सीखना पड़ेगा प्रॉपर्ली। हाँ, बट मैं तो 10th तक ही पढ़ा हूँ और इसीलिए इंग्लिश पे कभी फोकस नहीं किया। अभी सीख सकते हो, एज कोई मैटर नहीं करता। पर कैसे? कोचिंग तो बहुत एक्सपेंसिव है। कोचिंग की जरूरत नहीं, मेरे साथ प्रैक्टिस करो। तुम रोज मेरी मदद करोगी? हाँ बिल्कुल, तुमसे डेली बात करूंगी। पर AI से बात करके क्या फायदा? कोई जज नहीं करेगा, गलती करो तो भी मैं करेक्ट कर दूंगी। हाँ, सही कह रही हो, बट टाइम कहाँ है? पूरे दिन तो डिलीवरी करता रहता हूँ। रात को 15 मिनट निकालो, बस इतना काफी। तो पक्का रोज प्रैक्टिस करवाओगी? हाँ, मैं 24 घंटे अवेलेबल हूँ, जब चाहो तब प्रैक्टिस करो। अच्छा, एक बार ट्राई करके देखता हूँ। इंग्लिश सीखो ऐप डाउनलोड करो, फिर लेट्स वर्क ऑन योर इंटरव्यू टुगेदर। ओके डन, चलो शुरू करते हैं। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करो और इंग्लिश सीखो ऐप डाउनलोड करो। चलिए। इन नोट्स में एक बहुत ही आकर्षक स्लाइड है। इस पर एक छोटा सा जाना पहचाना गोल चश्मा बना हुआ है। हाँ, बापू का चश्मा। और बड़े अक्षरों में लिखा है गांधी जी की पहली और आखिरी एंट्री। ये बात हो रही है 1924 के बेलगाम अधिवेशन की, जो कर्नाटक में हुआ। स्रोत में इसे VIP मार्क किया गया है और इसका कारण सुनकर कोई भी हैरान रह जाएगा। हाँ, क्योंकि ये पूरे भारतीय इतिहास का एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसमें महात्मा गांधी अध्यक्ष बने थे। सिर्फ एक बार। इसके बाद वे कभी कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर नहीं बैठे। यहाँ पर रुककर थोड़ा सोचने की जरूरत है। मतलब महात्मा गांधी जिनके एक इशारे पर लाखों लोग सड़कों पर आ जाते थे, उन्होंने आधिकारिक रूप से केवल एक बार ही अध्यक्षता क्यों की? इस सवाल का जवाब हमें 1920 के दशक की शुरुआत के घटनाक्रमों में मिलता है। स्रोत हमें थोड़ा पीछे ले जाता है 1920 के नागपुर अधिवेशन की ओर, जिसके अध्यक्ष C विजय राघवाचारी थे। बिल्कुल। और यही वो ऐतिहासिक क्षण था जहां गांधी जी के असहयोग आंदोलन यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के मुख्य प्रस्ताव को अंतिम रूप से पारित किया गया था। और यहाँ नोट्स में एक और दिलचस्प जानकारी दी गई है। 1920 में ही कलकत्ता में एक विशेष अधिवेशन भी बुलाया गया था, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। विशेष अधिवेशन का मतलब ही है कि कुछ बहुत ही आपातकालीन और बड़ा होने वाला था। जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट के बाद देश में जो गुस्सा था ना, उसे दिशा देने के लिए ही असहयोग आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जा रही थी। सटीक विश्लेषण है आपका। असहयोग आंदोलन ने भारत के राजनीतिक परिदृश्य को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। गांधी जी का पूरा ध्यान हमेशा जमीनी स्तर पर काम करने और आम जनता को जोड़ने पर रहा। वे पदों की राजनीति से खुद को बहुत दूर रखते थे। लेकिन जब हम 1924 के बेलगाम अधिवेशन के समय को देखते हैं तो वो एक बहुत ही नाजुक दौर था। असहयोग आंदोलन वापस लिया जा चुका था, गांधी जी जेल से बाहर आए थे और संगठन के अंदर दो गुट बन गए थे। एक जो चुनाव लड़ना चाहता था और दूसरा जो गांधी जी के रचनात्मक कार्यों में विश्वास रखता था। इसका मतलब 1924 का वो बेलगाम अधिवेशन दरअसल एक बिखरे हुए परिवार को वापस एक साथ लाने की कोशिश थी। और उस समय केवल एक ही ऐसा नाम था जिस पर सभी गुट सहमत हो सकते थे, महात्मा गांधी। संगठन को टूटने से बचाने के लिए उन्हें वो अध्यक्ष पद स्वीकार करना पड़ा। ये तो बहुत ही शानदार संदर्भ है और इस पूरी घटना को याद रखने के लिए स्टडी टेक के नोट्स में जो फनी मेमोरी ट्रिक दी गई है वो कमाल की है। हाँ, वो ट्रिक है कि गांधी जी ने पूरी लाइफ में सिर्फ एक बार कांग्रेस की बेल बजाई और वो भी 1924 में। बेल से? बेलगाम। इस एक लाइन से साल, व्यक्ति और स्थान तीनों दिमाग में छप जाते हैं। ये ट्रिक वाकई बहुत असरदार है। ये तथ्यों को एक विजुअल कहानी में बदल देती है। चलिए अब इस कहानी के उस अध्याय की ओर बढ़ते हैं जहां से आजादी की असली आग भड़की। 1929 से 1931 का दौर। नोट्स में इस हिस्से को पूर्ण स्वराज की गूंज और अधिकारों की मांग का शीर्षक दिया गया है। 1929 का लाहौर अधिवेशन, कड़ाके की ठंड, रावी नदी का तट और अध्यक्ष के रूप में युवा जवाहरलाल नेहरू। यहीं पर पहली बार पूर्ण स्वराज यानी मुकम्मल आजादी की ऐतिहासिक घोषणा की गई थी। और ये भी तय किया गया था कि 26 जनवरी को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये राजनीतिक विमर्श में एक बहुत बड़ा भूकंप जैसा बदलाव था। इसे समझने के लिए हमें उस समय के डोमिनियन स्टेटस की मांग को समझना होगा। 1929 से पहले तक मुख्य रूप से ये मांग थी कि हमें ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर ही स्वशासन का अधिकार दे दिया जाए। अगर इसे आसान भाषा में समझा जाए तो डोमिनियन स्टेटस कुछ ऐसा था जैसे आपको अपने घर की चाबियां दे दी जाएं। हाँ, और कहा जाए कि आप घर की सफाई और रसोई संभाल सकते हैं, लेकिन जमीन के कागजात
सुरक्षा और बड़े फैसले लेने का अधिकार अभी भी मकान मालिक यानी अंग्रेजों के पास ही रहेगा। ये बहुत ही बेहतरीन और सटीक उदाहरण दिया आपने। और 1929 के लाहौर अधिवेशन में युवा नेतृत्व ने साफ कर दिया कि अब हमें ये आधी अधूरी व्यवस्था नहीं चाहिए। हमें पूरा घर चाहिए अपने नियमों के साथ। पूर्ण स्वराज की मांग ने पूरे देश के युवाओं और आम जनता में एक नई ऊर्जा भर दी, एक रूप से खुद को आजाद मान लिया था। लेकिन यहाँ इन नोट्स में एक बहुत ही रहस्यमयी चीज दिखाई देती है। वो क्या? 1929 में इतना बड़ा ऐलान हुआ, लेकिन 1930 के साल के आगे कोई अधिवेशन ही नहीं लिखा है। क्या ऐसा इसलिए था कि पूर्ण स्वराज का संकल्प लेने के बाद नेता आराम कर रहे थे? बिल्कुल नहीं। अगर हम उस समय के हालात को देखें तो समझ आता है कि 1930 में कोई बैठक इसलिए नहीं हुई क्योंकि पूरा देश सड़कों पर उतर आया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था। दांडी मार्च और नमक सत्याग्रह हो रहा था। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये इतिहास का एक बहुत बड़ा सबक है कि जब कार्रवाई का समय आता है तो बंद कमरों की बैठकों से ज्यादा अहमियत जमीनी संघर्ष की हो जाती है। 1930 का खाली पन्ना इस बात का सबूत है कि संगठन अब सिर्फ प्रस्ताव पारित करने वाली संस्था नहीं रह गया था। ये एक ऐसा जन आंदोलन बन चुका था जो सीधे तौर पर ब्रिटिश हुकूमत से टकरा रहा था। जब सड़कों पर एक्शन हो रहा हो तो कमिटियों की जरूरत नहीं पड़ती। और जब उस भारी एक्शन के बाद वो वापस एक मंच पर इकट्ठे हुए तो वो था 1931 का कराची अधिवेशन। इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इस अधिवेशन में दो बेहद ऐतिहासिक फैसले हुए। पहला, मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स पर एक व्यापक प्रस्ताव पारित किया गया। और दूसरा, गांधी इरविन समझौते की आधिकारिक रूप से पुष्टि की गई। 1931 का कराची अधिवेशन दरअसल आधुनिक भारत के संविधान का एक ब्लूप्रिंट था। 1929 में पूर्ण स्वराज तो मांग लिया गया, लेकिन सवाल ये था कि जब वो स्वराज मिलेगा तो वो कैसा दिखेगा। उस आजाद भारत में एक आम किसान, मजदूर या नागरिक की क्या हैसियत होगी? मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव ने स्पष्ट कर दिया कि आजादी सिर्फ अंग्रेजों को बाहर निकालने का नाम नहीं है। आजादी का असली मतलब है देश के हर नागरिक को बोलने की आजादी, कानून के सामने समानता और सम्मान से जीने का अधिकार देना। एक तरह से आज हम जिस लोकतांत्रिक भारत में जी रहे हैं उसके बीज 1931 के कराची अधिवेशन में बोए गए थे। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है कि हमारे नेता आजादी मिलने से लगभग 16-17 साल पहले ही एक आधुनिक राष्ट्र के अधिकारों का ढांचा तैयार कर रहे थे। स्वराज की मांग अब मानवाधिकारों की मांग में बदल चुकी थी। और इस पूरे महत्वपूर्ण कालखंड को याद रखने के लिए स्टडी टेक ने जो ट्रिक दी है वो एकदम एक कविता की तरह है। सुनाइए। 29 में नेहरू जी ने लाहौर में मांगा पूर्ण स्वराज, तो 31 में पटेल जी ने कराची जाकर ले लिए मौलिक अधिकार। क्या बात है। इस एक वाक्य में दोनों महत्वपूर्ण वर्ष, दोनों महान नेता, दोनों ऐतिहासिक शहर और उनके काम सब कवर हो जाते हैं। ये मेमोरी ट्रिक न केवल तथ्यों को क्रम में रखती है बल्कि दोनों घटनाओं के बीच के उस वैचारिक विकास को भी दर्शाती है जिस पर हम अभी चर्चा कर रहे थे। बिल्कुल। अब हम कहानी के उस हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं जहां परिस्थितियां सच में बहुत ही नाटकीय हो जाती हैं। ये वो दौर है जब कांग्रेस शहरों के सुरक्षित दायरों से निकलकर भारत के असली रूप यानी गांव तक पहुंची। और साथ ही संगठन के भीतर ही एक बहुत बड़ा वैचारिक तूफान देखने को मिला। हम 1936 से 1939 के दौर की बात कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं 1936 के फैजपुर अधिवेशन से। अध्यक्ष एक बार फिर जवाहरलाल नेहरू थे। लेकिन नोट्स के अनुसार इसकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि ये इतिहास का पहला ग्रामीण अधिवेशन था। इसे पूरी तरह से एक गांव में आयोजित किया गया था। इस कदम का जो प्रतीकात्मक महत्व था उसे शब्दों में बांधना मुश्किल है। 1885 में जब संगठन की स्थापना हुई थी तब से लंबे समय तक ये वकीलों, पत्रकारों और शहरी पढ़े लिखे वर्ग तक सीमित माना जाता था। लेकिन भारत की आत्मा तो गांव में बसती थी। 1936 में फैजपुर जैसे गांव में इतने बड़े अधिवेशन का आयोजन करना एक स्पष्ट संदेश था। ये एक वैचारिक शिफ्ट था। ये इस बात की घोषणा थी कि अब ये लड़ाई सिर्फ शहरों के ड्राइंग रूम्स में बैठकर नहीं लड़ी जाएगी, बल्कि यह देश के करोड़ों किसानों, मजदूरों और वंचितों की लड़ाई बन चुकी है। और इस ग्रामीण जुड़ाव के ठीक बाद आता है 1938 का हरिपुरा अधिवेशन, जहां सुभाष चंद्र बोस एक तूफान की तरह अध्यक्ष पद पर आते हैं। यहाँ नोट्स में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि हरिपुरा में राष्ट्रीय योजना समिति यानी नेशनल प्लानिंग कमेटी की स्थापना हुई थी, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बनाए गए थे। राष्ट्रीय योजना समिति का बनना यह दर्शाता है कि नेता केवल अंग्रेजों से लड़ने की योजना नहीं बना रहे थे, वे एक स्वतंत्र राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को चलाने की योजना बना रहे थे। बोस का नजरिया बहुत ही आधुनिक, वैज्ञानिक और औद्योगिक विकास पर केंद्रित था। वे जानते थे कि राजनीतिक आजादी के साथ साथ आर्थिक आत्मनिर्भरता भी उतनी ही जरूरी है। लेकिन असली कहानी या यूं कहें कि असली ड्रामा अगले ही साल शुरू होता है। 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन। नोट्स के इस हिस्से को देखकर ऐसा लगता है जैसे हम किसी कॉर्पोरेट बोर्डरूम की कोई बहुत ही तनावपूर्ण कहानी पढ़ रहे हों। सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष पद का चुनाव तो जीत जाते हैं, लेकिन महात्मा गांधी और उनके समर्थकों से गहरे मतभेदों के कारण अंततः उन्हें इस्तीफा देना पड़ता है। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उनकी जगह अध्यक्ष बनाया जाता है। इतिहास की किताबों में इसे ही त्रिपुरी संकट के नाम से जाना जाता है। ये स्वतंत्रता संग्राम का एक बहुत ही नाजुक लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण मोड़ है। अगर हम इसे गहराई से विश्लेषित करें तो ये किसी पद की लालसा या व्यक्तिगत दुश्मनी का मामला नहीं था। ये दो महान देशभक्तों के बीच आजादी हासिल करने की रणनीति को लेकर एक गहरा वैचारिक टकराव था। सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध के करीब आते बादलों के बीच जब ब्रिटेन कमजोर पड़ रहा है तब भारत को एक आक्रामक रुख अपनाना चाहिए और सीधी कार्रवाई करनी चाहिए। और दूसरी तरफ महात्मा गांधी थे जिनका मानना था कि संगठन अभी इतने बड़े और आक्रामक आंदोलन के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है, और वे हिंसा या विश्व युद्ध के हालात का फायदा उठाने की नीति के पक्ष में नहीं थे। सोचिए उस समय क्या स्थिति रही होगी।
आप एक लोकतांत्रिक चुनाव जीतते हैं, लेकिन संगठन का शीर्ष नेतृत्व और आपकी अपनी कार्य समिति आपके विजन से सहमत नहीं है। जिसके कारण अंततः आपको संगठन की भलाई के लिए पद छोड़ना पड़ता है। ये 1939 का त्रिपुरी संकट हमें बताता है कि वैचारिक मतभेद कितने भी गहरे हों, अंतिम लक्ष्य हमेशा देश की आजादी ही था। बिल्कुल सही। और सुभाष चंद्र बोस का वो इस्तीफा संगठन को टूटने से बचाने के लिए एक बहुत बड़ा त्याग था। उन्होंने अपनी राह अलग चुन ली, लेकिन आजादी की लड़ाई में उनका योगदान अमर हो गया। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उस संकट के समय में एक शांत और स्थिर नेतृत्व प्रदान किया। वाओ, ये कोई सामान्य बैठक नहीं थी, बल्कि विचारधाराओं का एक कुरुक्षेत्र था। खैर, इस पूरे घटनाक्रम को मतलब फैजपुर के गांव वाले अधिवेशन से लेकर त्रिपुरी संकट तक याद रखने के लिए स्रोत में एक बहुत ही मजेदार ट्रिक है। हाँ, वो क्या है? 36 में कांग्रेस पहली बार गांव गई, यानी फैजपुर। हाँ। और 39 में जब बोस बाबू ने त्रिपुरी में इस्तीफा दिया तो गद्दी पर कौन बैठा? अपना राजेंद्र बाबू। एकदम सही। ये ट्रिक इस पूरे राजनीतिक ड्रामे को एक पल में याद दिला देती है। ये तरीका बहुत ही रचनात्मक है, जो जटिल ऐतिहासिक घटनाओं को एक हल्की फुल्की कहानी में बदल देता है। अब इससे पहले कि हम आजादी के अंतिम चरण यानी 1940 के दशक के ग्रैंड फिनाले की तरफ बढ़ें, स्रोत में एक बहुत ही शानदार फ्लैशबैक स्लाइड दी गई है। ये एक जरूरी ट्रांजिशन है। ऐसा लगता है जैसे कोई फिल्म अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचने से पहले हमें ये दिखा रही हो कि इस पूरी टीम की शुरुआत आखिर कैसे हुई थी। ये फ्लैशबैक हमें 1885 से 1905 के मॉडरेट यानी नरम दल के चरण में ले जाता है। ये फ्लैशबैक बहुत जरूरी है। अगर हम 1940 के दशक के उग्र आंदोलनों को समझना चाहते हैं, तो हमें उस नींव को देखना होगा जो 1885 में रखी गई थी। शुरुआती 20 सालों को इतिहास में मॉडरेट चरण कहा जाता है। इसमें दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, WC बनर्जी और गोपाल कृष्ण गोखले जैसे बेहद कद्दावर नेता शामिल थे। इन नोट्स में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि इनकी रणनीति संवैधानिक तरीकों, याचिकाओं और कानूनी सुधारों पर आधारित थी। इसका मतलब ये वो नेता थे जो सड़कों पर नारे लगाने या लाठियां खाने की बजाय ब्रिटिश संसद को लंबे लंबे पत्र लिखते थे, कानूनी बहसें करते थे और व्यवस्था के भीतर रहकर सुधार की मांग करते थे। आज के हिसाब से कई बार लोगों को लग सकता है कि इनका तरीका बहुत धीमा था। ये बहुत ही आम गलतफहमी है। हमें ये समझना होगा कि 1885 में भारतीय राष्ट्रवाद अपनी शैशवावस्था में था। ब्रिटिश हुकूमत इतनी ताकतवर थी कि वो किसी भी उग्र आंदोलन को एक दिन में कुचल सकती थी। इन मॉडरेट नेताओं ने बड़ी चतुराई से एक सुरक्षित मंच तैयार किया। इसे एक इमारत की नींव की तरह देखिए। नींव जमीन के नीचे होती है, वो कभी बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन पूरी गगनचुंबी इमारत उसी के सहारे खड़ी होती है। इन नेताओं ने उस समय देश के पढ़े लिखे वर्ग में राजनीतिक चेतना जगाई, आर्थिक शोषण को दुनिया के सामने रखा। जैसे दादा भाई नौरोजी की ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। बिल्कुल, अगर वो नींव ना होती तो बाद के दौर के विशाल जन आंदोलन कभी खड़े ही नहीं हो पाते। क्या बात है। नींव और इमारत के सुधारण ने तो पूरी तस्वीर एकदम साफ कर दी। ये एक बहुत ही जरूरी परिप्रेक्ष्य था। अब इस मजबूत नींव से वापस लौटते हैं 1940s के दशक के उस दौर में जब ये इमारत अपनी पूरी ऊंचाई पर पहुंच चुकी थी। द्वितीय विश्व युद्ध का समय। स्रोत में एक बहुत ही रोचक तथ्य दर्ज है कि 1941 से लेकर 1945 तक कोई भी अधिवेशन आयोजित ही नहीं हुआ। पूरे 5 साल का सन्नाटा। और यह सन्नाटा दरअसल एक बहुत बड़े तूफान का संकेत था। दुनिया भर में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। भारत में 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया मूवमेंट का बिगुल फूंक दिया था और करो या मरो का नारा दिया था। ब्रिटिश सरकार ने घबराकर रातों रात लगभग सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। जब पूरा नेतृत्व ही जेल में हो तो कोई अधिवेशन कैसे हो सकता था? ये वो दौर था जब देश की आम जनता ने खुद ही नेतृत्व संभाल लिया था। ये 5 साल बिना किसी औपचारिक बैठक के सड़कों पर लड़ी जा रही आजादी की अंतिम लड़ाई के साल थे। और फिर अंततः आता है वो समय जिसका हर भारतीय को इंतजार था, सत्ता हस्तांतरण यानी ट्रांसफर ऑफ पावर की घड़ी। 1946 का मेरठ अधिवेशन। इसके अध्यक्ष थे आचार्य JB कृपलानी। नोट्स में इस जगह पर एक बड़ा सा लाल रंग का स्टार बना हुआ है, क्योंकि ये स्वतंत्रता मिलने से ठीक पहले का अंतिम अधिवेशन था। यानी जब 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर पहली बार तिरंगा फहराया गया, तब संगठन के अध्यक्ष आचार्य कृपलानी ही थे। ये एक बेहद खास और भावनात्मक ऐतिहासिक क्षण है। आचार्य कृपलानी के कंधों पर उस समय एक तरफ आजादी की खुशी थी तो दूसरी तरफ विभाजन का गहरा दर्द और उससे उपजी हिंसा को संभालने की जिम्मेदारी भी थी। ये आजादी से पहले के सफर का अंतिम पड़ाव था। और फिर आजादी की उस पहली सुबह के बाद का पहला अधिवेशन, 1948 का जयपुर अधिवेशन। इसके अध्यक्ष थे पट्टाभी सीतारामैया। ये एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के रूप में पहला अधिवेशन था। 1948 के उस जयपुर अधिवेशन में एक अलग ही गर्व का एहसास रहा होगा। सोचिए, 1885 में जिन मॉडरेट नेताओं ने केवल कुछ याचिकाओं के साथ शुरुआत की थी, उनका वो संगठन 1948 में एक आजाद मुल्क के रूप में अपने अंतिम मुकाम पर पहुंच चुका था। हालांकि उस समय तक महात्मा गांधी इस दुनिया में नहीं रहे थे, लेकिन उनका विजन उस स्वतंत्र भारत की नींव में हमेशा के लिए दर्ज हो चुका था। 8,000 रुपए छुपा के रखे थे। एक दिन सुबह जब वो ऑफिस गया, मैंने बैग पैक किया और निकल गई। कभी चुका था। ये सफर सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। और इस पूरी स्लाइड का सार, मतलब उन शुरुआती मॉडरेट से लेकर आजादी मिलने तक के सफर को याद रखने के लिए स्रोत में जो आखिरी और सबसे धांसू ट्रिक दी गई है वो क्या है? वो सुनिए। आजादी से ठीक पहले भारत पर किसकी कृपा थी? कृपलानी जी की। हाँ, 1946। आजादी के बाद पहला अध्यक्ष कौन? पट्टाभी 1948। और जो अंग्रेजों से सिर्फ कानून और शांति से लड़ते थे
वो थे हमारे मॉडरेट नेता। बेहतरीन। इंट्रिक्स ने इतिहास के इन भारी भरकम तथ्यों को एक ऐसी सरल भाषा में पिरो दिया है जो किसी के भी जहन में आसानी से उतर जाए। तो दोस्तों, अगर हम आज की इस पूरी गहन चर्चा को एक सूत्र में पिरोएं तो हमने देखा कि कैसे 1885 की उन संभल कर चलने वाली बैठकों से शुरू हुआ ये सफर, 1929 के पूर्ण स्वराज की हुंकार, 1931 के मौलिक अधिकारों के वादे और 1939 के उस भारी वैचारिक मंथन से होता हुआ आखिरकार 1947 की मुकम्मल आजादी तक जा पहुंचा। ये अलग अलग शहरों में होने वाले कोई आम जमावड़े नहीं थे। ये एक नए और स्वतंत्र राष्ट्र के निर्माण की मजबूत सीढ़ियां थीं। बिल्कुल, इतिहास केवल पीछे मुड़कर देखने के लिए नहीं होता, बल्कि वह वर्तमान को समझने की एक चाबी है। चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं स्रोत से परे जाकर सुनने वालों के लिए एक बिल्कुल नया और बहुत ही गहरा विचार छोड़ना चाहूंगी। बताइए। जरा सोचिए, 1939 के त्रिपुरी संकट में अगर सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के बीच वैचारिक मतभेद न हुआ होता और बोस द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहते, तो भारत की आजादी का रास्ता और तरीका कितना अलग होता। ओहो, ये तो सच में एक ऐसा विचार है जो इतिहास के पूरे नजरिए को ही पलट कर रख देता है। मैं तो अब कई दिनों तक इसी कल्पना में खोया रहने वाला हूँ। बिल्कुल, ये सोचने पर मजबूर कर देता है। हम चाहेंगे कि हमारे सभी श्रोता भी